गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुकुलम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीकॉम फाइनल ईयर का में अकाउंट्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी के अंदर देखो क्या होता है। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, देखो हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट और लॉस, हर एक कंपनी को अपने क्या प्रॉफिट रहे या उसके जो भी एसेट्स रहती हैं, है ना, या जो भी उनकी लायबिलिटीज रहती है, उसको जानने के लिए फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी बनाया जाता है। कि हर एक कंपनी को ये देखना होगा कि उनको साल के एंड में, साल का एंड मतलब उनका जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर को ये तैयार किया जाता है। अब देखो, जब भी याद रखना फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी मतलब यहाँ पे बात किसकी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की। कि जब भी कोई कंपनी अगर अपने फाइनल और लास्ट में जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है, उसके लिए कंपनी एक्ट में कुछ बोला गया है। उन्होंने बोला है कि जब भी आप फाइनल अकाउंट तैयार करोगे तो आपको सेक्शन 129, कौन सा बच्चों, सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा। ठीक है बच्चों, अब सेक्शन 129 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जब भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट या लॉस को जानने की कोशिश करती है, उसके अंदर क्या होगा, आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको जो भी प्रॉफिट निकालना है उसके लिए आपको क्या तैयार करना होगा, एक जिसको अभी तक हम हॉरिजॉन्टल बनाया करते थे फाइनल अकाउंट कंपनी के अंदर। अब वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं अप्लाई होता, आजकल वहां पे वर्टिकल फॉर्मेट चलता है। उन्होंने कहा है जब भी आप अपनी बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जब भी निकालोगे तो आप वर्टिकल फॉर्मेट में आप तैयार करोगे। ठीक है, अब ये कैसे तैयार होगा ये देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखो जब भी प्रॉफिट निकाला जाएगा, अभी तक क्या होता था, हम सिर्फ एक ही साइड पर्टिकुलर अमाउंट लिखा करते थे। लेकिन जब भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट और उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो हमें कंपनी एक्ट 2013 के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कहा है कि जब भी आप कभी भी प्रॉफिट निकालोगे तो इसी वर्टिकल फॉर्मेट में तैयार करोगे। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, दो बनेंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे नोट नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना डालोगे पर्टिकुलर। क्या डालोगे, पर्टिकुलर। ठीक है, अब कैसे बनाना है, सबसे पहले देखो यहां पे आप 1 नंबर लिखोगे। ठीक है, 1 नंबर पे आप क्या लिखोगे, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। अब देखो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या चीज, ओनली सिर्फ और सिर्फ कौन सा, सेल्स। ओनली कौन सा, सेल्स। मतलब आप नोट नंबर 1 के अंदर जो भी होगा, नोट नंबर 1 में इनकम फ्रॉम ऑपरेशन जो उनका मेन ऑपरेशन था यानी कि सेल की वैल्यू अगर कोई हुई तो आपको नोट नंबर 1 के अंदर बताना होगा कि आप कैसे बना रहे हो, और यहां पे सीधी उसकी वैल्यू पुट की जाएगी। लेस अगर कोई सेल्स रिटर्न हुआ है, क्या हुआ बच्चों, सेल्स रिटर्न हुआ है तो आप यहां पे माइनस करके उसकी जो भी वैल्यू है वो आप बाहर दिखा दोगे। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय सबसे पहले इनकम फ्रॉम ऑपरेशन लिखना, उसके अंदर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर एक ही चीज आएगी, वो है सिर्फ और सिर्फ सेल। इसके अलावा अदर इनकम। ओके, अदर इनकम में क्या आएगा, अब जैसे मान लो कंपनी को कोई रेंट रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ, मान लो रेंट रिसीव हुआ, इसके अलावा
क्या रिसीव हो सकता है, हमारे को मान लो डिविडेंड रिसीव हुआ कंपनी को, ठीक है। अब यानी कि कहने का मतलब ये है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की सिर्फ एक ही आपको इनकम शो करनी है, वो कौन सी, सिर्फ और सिर्फ सेल। और अदर इनकम में इसके अलावा जो भी आपके क्रेडिट साइड में दिखाई दे लायबिलिटी के अलावा, वो सारी की सारी आपको इधर करनी है, ठीक है। ये आपका नोट नंबर 2 होगा, मतलब ये आप नीचे वर्किंग नोट बना के दिखाओगे, वर्किंग नोट के अंदर या तो सीधा इनका टोटल करके दिखा देना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, उस कंपनी का पता लग जाएगा कि टोटल मिला के उन कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पे उनका टोटल कर देना, ठीक है। क्या है बच्चों, ये उस कंपनी का टोटल प्रॉफिट आ गया। अब क्या हुआ, अब थर्ड के अंदर स्टॉक इन ट्रेड। अब आपको टोटल यहाँ पे तो आपने इनकम बता दी, इनकम फ्रॉम, अब यहाँ पे जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस के अंदर क्या बच्चों, जो भी आपके कंपनी के एक्सपेंसेस होंगे, क्या होंगे, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस भी कई टाइप के थे हमारे, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन या रॉ मटेरियल लिख लो इसको, ठीक है। क्या लिख लो, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब जो भी रॉ मटेरियल था उसको आप यहां लिखोगे, ठीक है बच्चों। रॉ मटेरियल के अंदर आपका कुछ माल अगर आपने वापस किया है तो जो भी आपने रिटर्न किया है वो यहां लिख दोगे, ठीक है। ये माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आप बाहर लिख देना। अब क्या हुआ, ये यहां पे सिर्फ मैंने रॉ मटेरियल लिखा है एक्सपेंसेस में, ओके। फिर इसके बाद अब रॉ मटेरियल के साथ साथ फिनिश गुड भी होते हैं, क्या होते हैं, फिनिश गुड। फिनिश गुड, जो भी कंपनी के पास फिनिश गुड स्टॉक में पड़े हैं, इन स्टॉक, ठीक है, वो आप यहां पे लिखोगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगर कोई फिनिश गुड भी अगर कोई रिटर्न हुआ है तो उसके बाद यहां पे लिखोगे, मतलब स्टॉक का कॉलम सबसे पहले आपको लिखना है, ओके। अब क्या करना है, ये थर्ड नंबर कॉलम के अंदर फिनिश गुड लिखने के बाद, फिनिश गुड लिखने के बाद अगला ट्रीटमेंट क्या होगा, कंपनी ने जो भी डायरेक्ट खर्चे किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंपनी ने जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं उनको आप यहां लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या क्या होते हैं, जैसे कि कंपनी ने कैरिज, कैरिज इनवर्ड, ठीक है, कैरिज इनवर्ड, जो भी कैरिज इनवर्ड होगा वो आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा याद रखना सबसे पहले आप रॉ मटेरियल को शो करोगे एक्सपेंसेस में, फिर अगर कोई फिनिश गुड है WIP है फिर उसको शो करोगे, उसके बाद जो भी कंपनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस किए उसको शो करोगे। इसके बाद याद रखना एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दिए गए हैं, क्या दिए गए, एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दिए गए हैं। अब बेनिफिट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिक सब मीनिंग है यहाँ पे, एम्प्लॉय को आप क्या क्या दे सकते हो, यानी कि सैलरी, वेजेज, जैसे आपने कंपनी को अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, ठीक है, उनको बोनस दिया, वो सारे ट्रीटमेंट आपके, ठीक है बच्चों, उसको यहां पे लिखोगे। अब इसके अलावा देखो आपका टोटल जो भी खर्चे होंगे, या तो रॉ मटेरियल का खर्चा होगा या फिर फिनिश गुड या WIP का एक्सपेंसेस होगा। इसके अलावा आप लोगों ने उस मटेरियल को खरीदने के लिए जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए उसको लिखोगे। उसको लिखने के बाद याद रखना एम्प्लॉय को बेनिफिट, अब जो जो आपने एम्प्लॉय को अपने दिया है, चाहे सैलरी दिया है, बोनस दिया है, कमीशन दिया है, कुछ भी, वो आपका सारा का सारा यहाँ पे। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ना तो रॉ मटेरियल होते हैं, ना ही फिनिश गुड होते हैं, और ना ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और ना ही एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया जा रहा है। तो कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसको हमें लास्ट वाले कॉलम में लिखना होगा, मतलब कि अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में जैसे कि कंपनी ने
रेंट पे किया, ठीक है, कंपनी ने रेंट पेड किया। और क्या कर सकते हो खर्चा अदर एक्सपेंसेस में? रेंट का, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कोई भी हो सकते हैं खर्चे, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये दोनों खर्चे, ठीक है। ये आपको अगर आप इसको बताओगे तो इसको 3 में बता देना। रॉ मेटेरियल अगर आप वर्किंग नोट के अंदर शो कर रहे हो तो वर्किंग नोट नंबर 3 में बताना, ठीक है। फिनिश गुड का अगर कोई ट्रीटमेंट दिया गया तो ठीक, तो इसको आप नोट नंबर 4 में बताना, ठीक है। इसके बाद अगर एम्प्लॉय का बेनिफिट जो भी है उनको आप वर्किंग नोट नंबर 5 में बताना, ठीक है। इस प्रकार टोटल क्या होगा? अदर एक्सपेंसेस, अदर क्या होगा? अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस को आप किसमें शो कर देना? 6 में शो कर देना। मतलब आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि जितने भी खर्चे हुए, देखो इसको यहाँ पे काम करो, टोटल जो प्रॉफिट हुआ इसको लिखो 1 + 2, ठीक है, यानी कि 3, ठीक है। इसको 4 नंबर दे दो, ठीक है, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर। समझ गए बच्चों? मतलब जो भी टोटल खर्चे हुए, अब यहां पे आप क्या निकालोगे? टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? देखो अब सारे खर्चे आपको ऐड करने हैं। सबसे पहले रॉ मेटेरियल का खर्चा 4, 5, 6, 7, ठीक है, इन सारे खर्चों को ऐड कर देना, 4, 5, 6, 7, और इसको नाम दे देना 8, ठीक है। जो आपने टोटल एक्सपेंसेस निकाला इसको क्या कर देना? ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया 8 नंबर। ये बात समझ में आ रही बच्चों? उसके बाद देखो क्या हुआ, जैसे ये टोटल एक्सपेंस आया, अब हमें निकालना है इनकम, हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो अब जैसे सेम कॉलम बनाना है आपको, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हमने 8 तक तो बना लिया, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। अब क्या होगा, हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बिफोर, जो भी अब आपका निकलेगा ना वो बिफोर टैक्स निकलेगा, बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब कैसे निकलेगा? आपका नोट नंबर 3, आपका नोट नंबर 3 मतलब टोटल प्रॉफिट जो भी है आपका, मतलब 3 में से आपने जो टोटल एक्सपेंस किए हैं उसको माइनस कर दो, 3 - 8, मतलब नोट नंबर की बात कर रहा हूं यहां पे। नोट नंबर जो आपका 3 बना और नोट नंबर जो आपका 8 बना, ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी बच्चों? प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन याद रखना वो प्रॉफिट में कहीं भी हमने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट का पेमेंट कहीं नहीं किया। अब क्या करोगे? सबसे पहले अगर कंपनी ने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो उसको पहले आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अब देखो ये कौन सा नंबर कॉलम हो गया? ये नोट नंबर 9 हो गया, ठीक है। अब अगर कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद जो आपका आया वो 10 नंबर, ठीक है। अब 10 नंबर में क्या आया? ये भी हमारा प्रॉफिट ही आया, लेकिन कौन सा वाला आया प्रॉफिट? ये प्रॉफिट आया हमारा कंपनी का बिफोर टैक्स आया, मतलब अभी तक कंपनी ने कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं किया। अब इसके बाद क्या करोगे? आप माइनस कर दोगे टैक्स की अमाउंट, जो आपका करंट ईयर टैक्स होगा। कौन सा टैक्स है? करंट ईयर टैक्स। अगर क्योंकि देखो साल के एंड में अगले फाइनेंशियल में पे किया जा रहा है तो आपका जो भी टैक्स होगा उसको आप पे करोगे, ठीक है। पे करने के बाद क्या करोगे? उसका जो भी पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद जो भी आपका निकला वो आपका निकल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब याद रखना, कभी भी कोई कंपनी अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपना प्रॉफिट जानना चाहती है तो याद रखना उस कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही अपने खाते तैयार करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो सबसे पहले आप इनकम फ्रॉम ऑपरेशन लिखोगे। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल आएगा। सेल के अंदर से अगर कोई रिटर्न किया गया है ना, तो वो माइनस हो जाएगा, तो आपकी अमाउंट जो भी है बाहर आ जाएगी। सेकंड नंबर पे क्या है? अदर इनकम आएगी। अदर इनकम मतलब सेल्स के अलावा
किसके अलावा? सेल्स के अलावा जो भी इनकम होगी, उसको चाहे रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, तो उनको आपस में याद रखना, नोट नंबर 2 में ही डालना है इसको, ठीक है। इनका टोटल करके आप बता दो कि इस कंपनी के पास इतने की इनकम है टोटल, 3 नंबर, ठीक है। अब 3 नंबर बताने के बाद कंपनी ये बताएगी कि हमारी कंपनी के खर्चे कौन कौन से ये। अब खर्चे के अंदर जैसे एक्सपेंसिव आ गया, एक्सपेंसिव में सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल, ठीक है, रिटर्न माइनस कर दोगे, फिनिश गुड में से रिटर्न माइनस करोगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह ये माइनस किया, तो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स, एम्प्लॉय के बेनिफिट के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि कंपनी की सैलरी, बोनस, ओके, ये जैसे माइनस करोगे, और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये माइनस कर देना, तो आपका सबसे पहले इन जितने भी खर्चे किए गए उनका आप टोटल करोगे, टोटल एक्सपेंसेस जो भी आएगा वो बताओगे, ठीक है। उसको बताने के बाद ओके आप अपना प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट ये क्या है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। आप इसको जो भी अमाउंट निकली उसमें से आप माइनस करोगे क्या? इंटरेस्ट की अमाउंट। इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स के बाद नेक्स्ट आएगा आपका करंट ईयर, जो आपका टैक्स, आप लोगों ने जो टैक्स भरना है, ठीक है, जो टैक्स भरना है वो यहाँ पे लिखोगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट निकालोगे। याद रखना इसी टॉपिक से हम एक और अगला चैप्टर और करेंगे। ये वाला प्रॉफिट बहुत काम आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को और इस फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। ओके बाय। ठीक है बच्चों, फाइनल ऑफ कंपनी के अंदर इसके अंदर एक टॉपिक आएगा अभी रेम्यूनरेशन का। किसका? रेम्यूनरेशन ऑफ किसको? कंपनी के मैनेजर को, ठीक है। जब याद रखना कंपनी के जो मैनेजर होगा उसको जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, ठीक है, एक उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के दायरे के अंदर रहते हुए ही हम उसको मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। और याद रखना जब भी आप मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो वो कभी भी क्या, कभी भी P&L का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब अभी हम एक मैनेजर का रेम्यूनरेशन निकालेंगे उसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेशन की जाएगी। कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता लगेगा एक्चुअल में रेम्यूनरेशन जो दिया गया, जो एक्चुअल में रेम्यूनरेशन दिया गया वो सही था या फिर गलत। रेम्यूनरेशन जो दिया गया वो सही है या गलत। अगर कंपनी ने P&L के अंदर, अगर याद रखना कंपनी ने अगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर कोई भी प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि मैनेजर का रेम्यूनरेशन, सपोज करो कि 1 लाख रुपए डेबिट किया हुआ है, कितना रुपए डेबिट किया हुआ है, याद रखना सीधा सीधा हम 1 लाख रुपए डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको भी हम कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 129 के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम इसको भी फॉलो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैनेजर का रेम्यूनरेशन निकाला जाएगा। याद रखना जब भी कोई कंपनी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, कौन सी बच्चों? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, याद रखना जब भी किसी मैनेजर को सैलरी पे की जा रही है या रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है तो उसके लिए रूल कुछ फॉलो किए जाएंगे। वो रूल क्या है कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो अभी भी हमने निकाला था, अभी नेट प्रॉफिट के लिए इसकी कैलकुलेशन अलग होगी, ठीक है। नेट प्रॉफिट के अंदर जो भी आएगा उसका मैक्सिमम
क्या मैक्सिमम आप कितना परसेंट दे सकते हो? 11%। याद रखना कंपनी के पास जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसका मैक्सिमम, जितने भी मैनेजर हो कंपनी के अंदर, 1 है 2 है 4 है 8 है, मान लो कंपनी का 15 मैनेजर है, तो उस पूरे 15 मैनेजरों को मिलाकर याद रखना जितना भी प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट दिया जाएगा? 11%। 11% से आप ज्यादा उसको नहीं दे सकते। अब याद रखना 11% को भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। वो कैसे कैसे किया गया है? मान लो ओनली कंपनी के अंदर सिर्फ 1 मैनेजर है फुल टाइम, ओनली फुल टाइम मैनेजर, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 फुल टाइम मैनेजर है, उसके अलावा और कोई मैनेजर नहीं है। तो याद रखना कंपनी जितना भी नेट प्रॉफिट है, कंपनी जितना भी नेट प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट दे सकती है? ज्यादा से ज्यादा 5%। अगर कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही होल टाइम डायरेक्टर है तो, होल टाइम का मतलब या तो फुल टाइम बोल दो या होल टाइम बोल दो, एक ही बात है। अगर मान लो कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट टाइम डायरेक्टर है, ओनली 1 है, वो भी पार्ट टाइम डायरेक्टर है, ठीक है, तो इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप? ये मैक्सिमम है, ठीक है, 1%, ओ सॉरी 3%, कितना? 3%, ठीक है। अगर कंपनी के अंदर एक या एक से ज्यादा, यानी कि 1-2 होल टाइम है, ठीक है, प्लस 2 ही पार्ट टाइम है, मान लो, याद है ना, एक होल टाइम को तो कितना मिलता है? 5%, तो 2 होंगे तो 5 और 5 कितने हो गए? 10%। मतलब अब ये मत करने बैठ जाना कि अगर 3 होंगे तो 5 या 15, नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है। क्या है? मैक्सिमम लिमिट। मतलब अगर 1 है तो उसको 5% दिया जाएगा, अगर 1 से ज्यादा है यानी कि 2 है तो 10, 3 है तो भी 10, 4 है तो भी 10, ओके। इसके साथ साथ अगर एक भी पार्ट टाइम डायरेक्टर, होल टाइम के साथ साथ अगर एक भी पार्ट टाइम डायरेक्टर और ऐड हो गया तो कितना परसेंट ऐड हो जाएगा? 1%। क्यों? क्योंकि हमने अभी की शुरुआत में देखा था कि हमारे को मैक्सिमम कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है? 11%। कितना? 11%। तो देखो 2 होल टाइम थे तो भी 10 मिला, अगर मान लो यहाँ पे 2 की जगह सपोज करो 3 होते तो भी कितना मिलना था? 10। एक पार्ट टाइम है तो उसको कितना मिला जाएगा? 1। तो टोटल में मिला के कितना हो गया? 11%। समझ गए बच्चों? हुआ क्या, किसी भी मैनेजर को जब भी सैलरी दी जाएगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार देखा जाएगा कि कंपनी के अंदर कितने मैनेजर हैं। अगर कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, फुल टाइम डायरेक्टर, तो उसको 5% दे सकते हो, ठीक है। अगर कंपनी के अंदर फुल टाइम नहीं है, सिर्फ एक ही पार्ट टाइम है, ठीक है, कितना? एक ही अगर पार्ट टाइम है तो उसको कितना दिया जा सकता है? 3। अगर याद रखना फुल टाइम के साथ साथ पार्ट टाइम है तो इसका जो ये 3% है घटकर कितना हो जाएगा? 1%। और टोटल, और अगर होल टाइम या फुल टाइम जो है तो उनको कितना दिया जाएगा? 10%। टोटल मिला के कितना परसेंट दिया जाएगा? 11%, ठीक है बच्चों। अब याद रखना ये रेगुलेशन कहां पे अप्लाई होगा? जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसमें ही ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। ओके बाय।